हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो आज हम अपना मैग्नेटिज्म का पार्ट नंबर 2 शुरू करेंगे। जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। सबसे पहले सिलेबस चेक किया था कि सिलेबस में एक्चुअलिटी में पढ़ना क्या क्या है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि मैग्नेट होती क्या है, किस तरह से मैग्नेट का ओरिजिन आया, किस तरह से वो एग्जिस्टेंस में आई, उसकी पूरी हिस्ट्री हम लोगों ने देखी थी। फिर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझा था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि उस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट को आज हम समझेंगे, उसके ऊपर बेस्ड एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे एंड देन सो एंड सो फॉर्थ। ठीक है, तो बहुत सारी बातें तुम्हें अभी आगे आज समझ आएंगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा पोर्शन है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको बनानी ही पड़ेंगी। डायग्रामेटिक है, न्यूमेरिकल्स बहुत छोटे छोटे से ईजी से न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो उसको आज शुरू करते हैं। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंपॉर्टेंट टॉपिक की ऑब्वियसली बात है, सिलेबस में मेंशन है। इसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं। अब देखो, ये एक बार मैग्नेट है। इसके चारों तरफ मैंने कुछ लाइंस बनाई हुई है ब्लू कलर में, एरो भी शो किए हुए हैं उस लाइन के ऊपर। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उसको विजुलाइज करने का एक तरीका है, उसको अंडरस्टैंड करने का, उसकी फीलिंग लेने का एक तरीका होता है। रियलिटी में ऐसी कोई लाइन आप दिखाए आपको दिखने की नहीं। मतलब अगर आपके पास कोई बार मैग्नेट है और आप चाहो कि इसके सराउंडिंग में ऐसी कोई लाइंस आपको नजर आए रियलिटी में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ की हेल्प से इस तरह के लाइंस को इमेजिन कर सकते हैं। आपको पढ़ाऊंगा आगे कैसे होता है। तो समवन इज आस्किंग व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो व्हाट यू विल राइट, दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स। इमेजिनरी हैं, दैट मीन्स रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, हमने इनको बनाया है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड अ लॉट। आर द इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट। किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का होता है उसको समझने के लिए हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनाई हैं। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हेल्प अस टू विजुलाइज द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट। कहा था ना मैंने भाई, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप की मैग्नेट्स होती हैं, तो उनके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो भी अलग अलग तरह का होता है। जैसे बार मैग्नेट के लिए क्या नज़र आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके कहाँ पे एंटर कर रही हैं, साउथ में। नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं, साउथ में एंटर करती हैं। देख लीजिए, नॉर्थ से स्टार्ट हो रही हैं, साउथ में एंटर कर रही हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात नज़र आ रही होगी तुम्हें, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, यानी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में कट नहीं कर रही हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पे समझ में आती है कि जो ये पोल हैं, पोल के पास इनमें क्राउडनेस बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल के पास हैं, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल के पास हैं। तो इससे एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ना, क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड हैं, बहुत सारी हैं एक जगह, तो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हमें बताएगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो उससे हमें समझ में आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर है, जैसे कि इस एरिया में अगर आप नज़र डालें तो यहाँ पे तो थोड़ा पास पास थी, जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हो, यानी मैग्नेट से अगर दूर जा रहे हो, तो उस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ा सा दूर दूर हो गई, यानी इनके बीच में गैप आ गया। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप आ गया, वो दूर दूर हो गई, तो उस सिचुएशन में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो वी कैन से दैट कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ये वीक मैग्नेटिक फील्ड है मेरा। ठीक है, तो क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, यानी पोल्स पे मैग्नेट की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, जबकि बाकी इसके सेंट्रल वाले पार्ट से दूर जाते जाएं तो इस जगह पे जितना मैग्नेट से दूर जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में स्पेस बढ़ती जाएगी और उतना ही मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा। ऑब्वियसली बात है, मैग्नेट के पास आने पे कोई चीज़ें जल्दी चिपक जाती हैं और मैग्नेट से दूर रखा हुआ होता है तो थोड़ा देर से चिपकती हैं, तो उसमें टाइम लगता है ना। तो ये सिंपल सी कहानी में समझ में आई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये होती हैं जो हमने इस तरह की लाइन बनाई हुई है। अच्छा ठीक है, थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्केच करके देखेंगे। ये तो सिर्फ बार मैग्नेट के केस में है। मैंने कहा ना कि आपका ऑब्जेक्ट जैसे जैसे चेंज होगा, आपकी मैग्नेट की जो शेप एंड साइज है वो जैसे जैसे चेंज होगी, उसी के अकॉर्डिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड का नेचर भी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी अलग तरह से बनाई जाती हैं। ठीक है ना, चलिए, तब एक इंपॉर्टेंट सी एक्टिविटी हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है, उसको हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ बार मैग्नेट।
अब हम लोग इस चीज़ को लैब में या अपने घर पर भी करके देख सकते हैं कि किसी बार मैग्नेट, जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, एक बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ की जा सकती हैं, उस चीज़ का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन किया जा सकता है। बड़ी फेमस सी एक्टिविटी है, काफ़ी स्कूल्स में कराई जाती है। ये देखो किस तरह से करते हैं, बहुत आसान है। क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों इन चीज़ों के ऊपर। सारे क्वेश्चन जितने भी तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, आपकी एनसीईआरटी के कहीं ना कहीं किसी ना किसी लाइन में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मेंशन होगा जिससे क्वेश्चन बनेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ना बने, वो ऐसे चांसेस कम ही होते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, बट आपने जो पढ़ा हुआ है, जो आपके इन टेक्स्ट में लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, क्वेश्चन सारे वहीं से फ्रेम होने हैं। तब आपके ऊपर बात है कि आप उस चीज़ को कितना अच्छे से ग्रैप्स कर पाते हो और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे बड़े अच्छे से। तो बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी तभी चीज़ें अच्छी होंगी। ऊपर ऊपर से पढ़ने वालों का तो काम हमेशा ख़राब ही रहता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी। अब देखो ये एक्टिविटी की कुछ लाइन्स हैं, देख लेंगे आराम से। ये सब तुम्हें लिखना है, ध्यान रखिएगा, डायग्राम भी ड्रॉ करना है। एवरीथिंग मस्ट बी नोट्स। जितने बेटर नोट्स होंगे ना उतना आसान होगा एग्जाम टाइम में रिवाइज करना। एग्जाम में बुक नहीं पढ़ सकते, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते, एग्जाम में काम आएंगे आपके वो नोट्स। आपके एक रजिस्टर, 2, 3 जितने भी रजिस्टर्स भरेंगे, वो नोट्स आपके मेन पॉइंट होंगे जहाँ पे आपको हमेशा प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो देखो एक्टिविटी में क्या करना है। फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड। एक बड़ा सा आपने कोई भी बोर्ड लिया, उस बोर्ड के ऊपर आपने एक वाइट पेपर है ना, A4 साइज शीट ले लो कोई भी, एक वाइट पेपर को आपने चिपका दिया है ना, ताकि उधर उधर फिसले ना, हल्का सा उसको किसी चीज़ से चिपका देना। अब क्या करना है, उस पेपर के ऊपर, मान लो ये वाइट शीट थी ना पहले, इस वाइट शीट के ऊपर आपको एक बार मैग्नेट रखनी है। और कोशिश कीजिएगा ये बार मैग्नेट थोड़ी अच्छी क्वालिटी की हो, जैसे लैब में होती है ना। तो एक बार मैग्नेट हमने अच्छी वाली ला के बीच में रख दी सेंटर पे। अब हमने क्या करा, आयरन पाउडर की डिब्बी आती है एक, है ना, आयरन फाइलिंग्स, मतलब आयरन का जो पाउडर होता है, आयरन का चूरा जो होता है, उसकी डिब्बियाँ आती हैं मार्केट के अंदर आयरन फाइलिंग्स की। तो आयरन फाइलिंग्स की एक बॉक्स लेके आइए, छोटी सी डिब्बी, उसके अंदर आयरन का थोड़ा सा पाउडर टाइप होगा। आपको उसे इस बार मैग्नेट के चारों तरफ सराउंडिंग में स्प्रिंकल करना है। जैसे सब्जी में नमक डालते हो ना, स्प्रिंकल करते हो उसको, ऐसे ही आपको उस आयरन के पाउडर को इस मैग्नेट के चारों तरफ स्प्रिंकल करना है ना। हाथ से स्प्रिंकल कर लो हल्का हल्का सा, ग्लव्स पहन के, चाहे जैसे आपकी मर्जी है, उसको स्प्रिंकल करना है इस मैग्नेट के चारों तरफ। अच्छा, फिर क्या करोगे, फिर हल्का सा उसको टैप कर देना। नाउ टैप द बोर्ड जेंटली। हल्का सा टैप मतलब उस पर हल्का सा हाथ मार दोगे तो उससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा ये पाउडर है ना आयरन का, वो नीचे गिर जाएगा, वो ना साइड हो जाएगा। और आप देखोगे कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर नज़र आएगी। अब थोड़ा सा फील करने की कोशिश करना कि क्या जो हमारे नॉर्थ और साउथ पोल हैं उनके पास ये जो आयरन का पाउडर है ये ज़्यादा चिपका हुआ है, नहीं चिपका हुआ है। और कुछ कुछ हमें फीलिंग यहाँ पे साफ साफ आ रही है कि हाँ ऐसे ऐसी सी कुछ लाइन्स है ना, जैसे आपको ये पीछे दिखाई गई थी, जस्ट अ मिनट, इस तरह की ऐसी गोल गोल सी लाइन यहाँ पे भी आपको नज़र आ रही है। थोड़ा फील करने की कोशिश करो। देखो लाइन्स इस साइड भी काफ़ी सारी लाइन्स नज़र आ रही हैं, इस तरह से नीचे भी और ऊपर भी, और यहाँ से कुछ चीज़ें निकल रही हैं बाहर की तरफ। देखो बहुत अच्छे से ये पैटर्न काफ़ी हद तक सिमिलर है इस तरह के पैटर्न से जो यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे बस एरो हैं क्योंकि ये हमें पता है ऑलरेडी, यहाँ पे एरो थोड़ी ना दिखाई देंगे। बाकी पैटर्न देखने की कोशिश करो कि किस तरह से एक बार मैग्नेट के सराउंडिंग में इन आयरन फाइलिंग्स ने, इस आयरन के पाउडर ने ऑटोमेटिकली शेप क्रिएट कर ली है। तो ये जहाँ जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उस जगह पे ये आयरन पाउडर की जो फाइलिंग्स हैं वो अपने आप खुद को रीअरेंज कर चुकी हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलती है इस एक्सपेरिमेंट में, it is found that iron filings arrange themselves in the particular pattern as shown in diagram। इस तरह से उन्होंने खुद को अरेंज कर लिया। अच्छा, कंक्लूजन क्या निकला फिर इस बात से, द आयरन फाइलिंग एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू द मैग्नेट। यानी हुआ ये होगा कि जैसे ही हम लोगों ने इस मैग्नेट के चारों तरफ वो आयरन का पाउडर स्प्रिंकल किया तो उन आयरन के छोटे छोटे से पीसेस पे इस मैग्नेट ने एक फोर्स क्रिएट किया, और उस फोर्स की वजह से ये कुछ इस तरह से अरेंज हो गई, and hence they gets arranged in a proper pattern। Okay, the lines along which the iron filings arrange themselves are called magnetic field lines। तो जिस फॉर्मेट में इन आयरन पाउडर की, इन आयरन फाइलिंग्स ने खुद को अरेंज किया है, इन लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इनको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये बहुत इजी सा और मोस्ट फेमस कॉमन सा एक्सपेरिमेंट है जो लैब में स्टूडेंट्स को कराया जाता है, सो दैट उनको एक क्लियर पिक्चर समझ में आए कि अच्छा एक बार मैग्नेट की वजह से इस तरह की हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, आपको ये पूरा एक्टिविटी के बारे में नोट डाउन करना है अच्छे से, सब कुछ एवरीथिंग जो भी आपके स्लाइड्स में है। ठीक है,
है, थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये तो बना के देखो, अब ये फिलहाल तो बना लिया हम लोगों ने। एग्जाम में अगर उसने पूछा कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ बार मैग्नेट, तो ये थोड़ी ना बना के आओगे, ये तो एक्टिविटी अगर पूछी जाए तब बनाना है उस फॉर्मेट में ये सब चीज़ें। अगर एग्जाम में उसने मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक बार मैग्नेट की वजह से ड्रॉ करवाई, तो जो आपको पीछे ड्रॉ करवाया था इस तरह का डायग्राम, आपको ये ड्रॉ करके आना है। इसमें किस बात का ध्यान रखोगे भाई, जैसे यहाँ पे तो नॉर्थ पोल आपका राइट साइड में है, साउथ पोल लेफ्ट साइड में है। क्या पता आपने ऐसा बनाया हो, नॉर्थ इधर बनाया हो, साउथ इधर बनाया हो, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलनी चाहिए और साउथ में एंटर करनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है। नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में एंटर करेंगी, आपके एरो चेक किए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नॉर्थ से निकल के दे मस्ट एंटर इनटू द साउथ पोल, ये कॉमन सा कन्वेंशन है जो यूज़ किया जाता है, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि हाँ नॉर्थ से साउथ की तरफ ही क्यों रखते हैं। नॉर्मली जस्ट एक कन्वेंशन यूज़ हुआ है मैग्नेटिक कंपास के अकॉर्डिंग कि हाँ नॉर्थ से साउथ की तरफ यूज़ करना है। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, साउथ में एंटर कर रही है, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में एंटर कर रही है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा बुक से हटके अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बात बताऊँ कि एक्चुअलिटी में क्या होता है, वो जरा वो भी सुन लो। ये मेरी मैग्नेट है, ये मेरा नॉर्थ पोल है, मैं नीचे लिख देता हूँ, ये मेरा साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से स्टार्ट होंगी और साउथ में एंटर करेंगी। तो क्या सिर्फ वो साउथ में एंटर करने के बाद यहीं पे रुक जाती हैं? तो भैया आंसर है नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के अंदर भी ट्रैवल करती हैं, याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट। ये आपकी बुक्स में शायद नहीं होगा। ये एक कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई है, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, सुन लेना ध्यान से। नॉर्थ पोल से स्टार्ट हुई है, बाहर ऐसे घूम के वापस साउथ पोल में एंटर कर गई है। तो अगर मैग्नेट के बाहर देखा जाए तो सर नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं, और मैग्नेट के अंदर देखा जाए तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही हैं। समझ में आ रहा है ना बात? ऐसे होता है। तो क्या ये क्लोज लूप बना रही है, नहीं बना रही हैं? तो यस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज्ड लूप, ठीक है, हमेशा एक क्लोज लूप बनाती हैं। जब आप बड़ी क्लासेस में जाके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके सिलेबस में नहीं थी, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में नहीं पढ़ाया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्लोज लूप नहीं बनता, वहाँ पे हमेशा ओपन फॉर्मेट में होती हैं, वहाँ पे कभी भी वो क्लोज नहीं होती। और यही इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में एक बड़ा डिफरेंस होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बना सकती, जबकि मैग्नेटिज्म के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज लूप बना सकती हैं। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का एक कॉमन सा डिफरेंस। तो आपको बनाना ये नहीं है, आप तो ऐसे ही बनाओगे, आप बार मैग्नेट के अंदर से मत दिखाना मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, यही मोर देन सफिशिएंट है। बट रियलिटी क्या होती है उस बात का भी ध्यान रखिएगा। मैं आपको दोनों चीज़ें बता देता हूँ कि हमेशा किस तरह से बुक में क्या चीज़ आपको मिलेगी और रियलिटी में थोड़ा सा और हम इनबिल्ट जाएँ, उसको अच्छे से समझें, तो ऐसा होता है। ठीक है ना? तो इस चीज़ तरह से पढ़ने में मज़ा आएगा हमेशा। अच्छा, ऐसे लूप तो बना लोगे, उसके अलावा कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे भी दिखा देना भाई, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन तुमने दिखाई है, ये भी तो घूम के ऐसे ऊपर से जा रही होगी ना, तो सबका लूप बनाने की जरूरत नहीं है। आपने 4-5 लूप दिखा दिए ऐसे वाले, ठीक है, बस इनको ऐसे ही बाहर की तरफ लाइन बना के छोड़ दो। हर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे घूम के वापस ऐसे एंटर करेगी, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है, तो थोड़ी सी ये ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि कहाँ तक बनाएंगे हम लूप। ठीक है, चलो, तो ये स्केच बना के आना होता है अगर बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूछी गई है तो। ठीक है बच्चों, चलिए अब प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ व्हाट? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो हमें पता होने चाहिए। किस तरह से? कुछ तो ऑब्जर्वेटरी पॉइंट्स थे, हम लोगों ने देखे थे। लाइक फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटर्स इनटू द साउथ पोल। देखो एंटर वर्ड लिखा हुआ है, टर्मिनेट वर्ड नहीं लिखा मैंने। टर्मिनेट बोल देता तो उसका मतलब क्या था कि ये मेरी बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यहाँ से निकली और यहाँ पे ख़त्म हो गई। टर्मिनेशन नहीं होता है, ये एंटर करती हैं साउथ पोल में, यानी इसके अंदर भी जाती हैं। बात समझ में आ गई है ना? तो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होंगी और साउथ पोल के अंदर एंटर करेंगी। अच्छा, उसके बाद ये एक मैंने पर्पल कलर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई हुई है जो आपको नज़र आ रही है, मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। मैंने इस पे 2 पॉइंट बनाए, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू। मेरी बातें सुनते रहे ना, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू मैंने 2 रैंडमली पॉइंट बना लिए। अब अगर मुझे ये पता करना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे जैसे पॉइंट पी बनाया है, तो इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो क्या करना पड़ता है? उसके लिए इस पॉइंट पी पे एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। टेंजेंट आई थिंक आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो सुन लीजिए। टेंजेंट क्या होती है? जैसे कि हमारे पास कोई भी एक ग्राफ, एक भी कर्व है, उसके ऊपर मैं एक पॉइंट खींचूं और इस पॉइंट को टच करते हुए जो लाइन बनाई जाएगी,
उस लाइन को बोलेंगे टेंजेंट। तो ये रेड कलर में जो लाइन बनाई है, जो इस ब्लू वाले ग्राफ को, इस ब्लू वाले कर्व को एक पॉइंट पे टच कर रही है, इसको टेंजेंट बोलते हैं। हिंदी में इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेस द कर्व एट अ सिंगल पॉइंट ओनली। ठीक है, तो मैंने पॉइंट पी पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी, तो उसका मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, जैसे तुम्हें एरो पे नजर आ रहा है। मैंने पॉइंट क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन टेंजेंट ड्रॉ करी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो एक बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि पूरे एंटायर मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे यहाँ पे इसमें अगर ड्रॉ करके दिखाऊं कि सर मुझे अगर इस पॉइंट पे पता करना है कि यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो आप इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए ना, कुछ हल्का सा सिंपली ऐसे ड्रॉ कर लो। एरो कैसे दिखाओगे? एरो ऐसे दिखाओगे कि देखो एरो ऐसे आ रहा है ना ये वाला, तो इसी के अकॉर्डिंग्स में एरो दिखा दोगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में हमारे पास जा रहा है, नीचे की तरफ। समझ में आ गई बात? तो इसे पूरे एंटायर एरिया में किसी भी पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, मैग्नेटिक फील्ड की इनफैक्ट डायरेक्शन को बताएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, तो दूसरा हमारे पास प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, डायग्राम आप बना लेना ये वाला। नेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन फ्रेम हुआ है इसके ऊपर डायरेक्ट सीधा का सीधा, और ये प्रॉपर पूरा आंसर है उस चीज़ का। क्वेश्चन क्या होता है कि वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में काट क्यों नहीं सकती? देखो मैंने यहाँ पे कट करके दिखा दिया, ये जो दिखाया है ना, एक गलत सिचुएशन दिखाई है, सो दैट हम समझ सकें उस चीज़ को। तो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये रही, मैंने नंबर 1 लिखा हुआ है। दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये रही, मैंने नंबर 2 लिखा हुआ है। मैंने इंटरसेक्ट करा दिया पॉइंट पी पे। अब होगा क्या? देखो पॉइंट, अगर मैं फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन के हिसाब से बात करूं, तो मैं एक ब्लैक वाली ये टेंजेंट ड्रॉ कर पाऊंगा। देखो मैंने फर्स्ट वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां को जा रही है, उसके अलोंग ड्रॉ करी है पॉइंट पी पे ये ब्लैक कलर से टेंजेंट। ठीक है, अच्छा इसी पॉइंट पी पे मैंने सेकंड वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग टेंजेंट ड्रॉ करी है एक ऐसे, सेकंड वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग जा रही है ऐसे। तो हुआ ये है कि अब इन दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने जैसे ही एक पॉइंट पे कट कर लिया, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर पाया बड़े आराम से। अब अगर दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो उसका मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो दो डायरेक्शन है। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी प्रॉपर्टी आप पढ़ के आए हो कि आपने जिस भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी है, उस पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड शो करती है। एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो सकता है। यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो दो दो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, यानी ऐसा समझो कि एक ही टाइम पे एक इंसान दो जगह जा रहा है। हो सकता है क्या ऐसा कि आप हो, सपोज आपको बोला जाए कि आप किसी भी इंस्टेंट ऑफ सुबह 10 बजे आप निकले घर से, आप मेरठ भी पहुँच गए और आप दिल्ली भी पहुंच गए, आप दो जगह पैरेलली प्रेजेंट हो सकता है ऐसा? तो ऑब्वियसली बात है, नहीं हो सकता। आप एक ही टाइम में दो जगह नहीं हो सकते हो। वो मूवीज़ में, फिल्मों में होता है, रियलिटी में अभी तक ऐसा टेलीपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है, कभी होगा तो बाद की बात है। ठीक है ना? तो देखो क्लियर आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देन वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स एट द इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर उन्होंने कट करा तो कटिंग पॉइंट पे मैं यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर पाऊंगा, विच विल रिप्रेजेंट टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम पॉइंट। अब यहाँ पे क्या होगा, दो डायरेक्शन आएंगी मैग्नेटिक फील्ड की, और जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड वे में आंसर लिखा हुआ है, और ये डायग्राम भी बना के आपको आना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, किस फॉर्मेट में आएगा? समझ में आ गया कि वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट क्यों नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और प्रॉपर्टीज पे। इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, पैरेलल एक दूसरे के सारी, हाँ इक्विडिस्टेंस लगभग बराबर बराबर सा गैप है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे गैप कम है या ज़्यादा, ऐसा नहीं आ रहा है, इक्वल डिस्टेंस है सबके बीच में। तो उस सिचुएशन में वो रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, यानी एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपसे बनवाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए आते हैं ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे से, कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करके, कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे ड्रॉ करोगे? ऐसी पैरेलल लाइन बना दो इक्वल इक्वल गैप पे। ठीक है, अगर ये ऐसे हैं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस फॉर्मेट में मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई है, यहाँ पे तो गैप कम कम है, और जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ये गैप इनके बीच में इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। तो यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में स्पेसिंग बराबर नहीं है, दे आर अनइक्वली स्पेस्ड, इन दैट केस यू विल से दैट कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है।
तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में जो गैप है वो इक्वल नहीं होगा, कहीं पे कम गैप होगा तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा गैप है तो वीक मैग्नेटिक फील्ड है। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा नहीं है ना, कॉमन सेंस से समझ लो कि भाई यहाँ पे पास पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ दूर दूर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो वीक मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म कहाँ हुआ, नॉन यूनिफॉर्म ही तो हुआ। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। बात समझ में आ गई मेरी? ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज और ऐड ऑन कर लेना। अब एक छोटा सा MCQ देख लेते हैं। What can be said about the magnetic field lines at a location where magnetic field is weak? एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक है, तो उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ड्रॉ की हुई हैं तो उनके बारे में क्या बात बोली जा सकती है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो वीक है, अगर वीक है तो मैग्नेटिक फील्ड क्राउडेड तो हो ही नहीं सकती, स्कैटर्ड, हाँ यही ऑप्शन हो सकता है। स्कैटर्ड मतलब फैली हुई होंगी, दूर दूर होंगी, बिखरी हुई होंगी। हाँ, दे इंटरसेक्ट एट दिस लोकेशन, भैया मैग्नेटिक फील्ड तो कट करती ही नहीं है कभी भी, तो ऑब्वियस सी बात है कि कौन सा ऑप्शन हुआ, एक ऐसी जगह जहां पर मैग्नेटिक फील्ड वीक है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्कैटर्ड होंगी। MCQ समझ में आ रहा है, कैसे चीज़ों को अप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप इलस्ट्रेशन साइड में देख भी सकते हो, आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नजर आ रही हैं नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर करती हुई, तो कुछ इस तरह का फॉर्मेशन होता है रियलिटी में। तो पहला MCQ में समझ में आया, ठीक है, थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब अपने अगले टॉपिक पे आते हैं हम लोग। हमने इतना पढ़ लिया कि बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ होती है, सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी मेरे पास एक AB नाम से एक स्ट्रेट वायर है, देख लो आप लोग, इस स्ट्रेट वायर को मैंने तार वार लगा के, बैटरी, रियोस्टेट लगा के जोड़ रखा है, स्विच वगैरह सब लगा रखा है। तो मेरा स्ट्रेट कंडक्टर है, क्या AB इज अ स्ट्रेट वायर? यस सर, AB इज अ स्ट्रेट वायर। क्या इसमें करंट फ्लो हो रही है? हाँ सर, B से A की तरफ करंट फ्लो हो रही है। तो अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने को आती है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, सिलेबस में सब मेंशन है ये। तो इनको कैसे डिटरमाइन करेंगे? देखो, जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्मेट में होती हैं, आपको नजर आ रही होंगी ऐसे। ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पे आप एरो बना के लिख सकते हो ऐसे कि दिस इज व्हाट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैंने क्या किया हुआ है, मैंने बहुत सिंपल सा एक ऐसे ही इसको बंद करने के लिए ऐसे बॉक्स टाइप बना दिया। अच्छा, ये ऐसे मेरे पास ऊपर की तरफ करंट जा रही है तो मैंने ऐसे जलेबी की तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दी है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात ये आती है कि सर आपने एरो कैसे लगाया इस पे? आपने यहाँ पे जो एरो बनाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, इतना सबको पता है। क्लॉकवाइज मतलब आप घड़ी की सुइयों की डायरेक्शन में चल रहे हो तो ये क्लॉकवाइज होता है, ऐसे चल रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ पे जो ये सर्कल्स नज़र आ रहे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज नज़र आ रहे हैं। तो आप इसे कैसे ड्रॉ कर सकते हो? आपको कैसे पता लगा कि एंटी क्लॉकवाइज आएंगी? देखो, उसका बहुत सिंपल सा तरीका होता है। अगर हमें किसी वायर के अंदर करंट फ्लो हो रही है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ऑरस्टेड समझा के गया था, ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट में याद है ना, वायर में करंट फ्लो कराते ही निडल में डिफ्लेक्शन आना शुरू हो गया था। तो यानी जब वायर में करंट फ्लो कराई जाती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। यहाँ भी होगा, हर जगह होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस पॉइंट पे होगा जहाँ दिखाया है, भाई हर जगह होगा। मैं हर पॉइंट पे नहीं दिखा सकता, नहीं तो बहुत बेकार डायग्राम बनेगा। थोड़ा ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ पे एक ऐसा वायर है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हर जगह होगा, हर जगह ऐसे ऐसे, लाइक समझ पा रहे हो ना। तो मैंने बस छोटी सी जगह पे दिखाया है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बस बात यह है कि सर इसके डायरेक्शन कैसे ली है, ये एंटी क्लॉकवाइज क्यों आया है? तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखानी है तो उसके लिए राइट हैंड थंब रूल यूज़ किया जाता है। अब इसको आगे भी बताऊंगा, समझ लो भी कैसे। ये वाला डायग्राम अभी आप ड्रॉ नहीं करोगे इस स्लाइड में से, इस डायग्राम को ड्रॉ करने की ज़रूरत तुम्हें नहीं है क्योंकि ये तुम्हें आगे नज़र आ जाएगा। इस स्लाइड में से क्या ड्रॉ करोगे, ये वाली हेडिंग, ये वाला पूरा डायग्राम है ना, और ये दोनों के दोनों पॉइंट्स ड्रॉ करना चाहो तो ये दोनों पॉइंट्स भी नोट डाउन कर लेना। और ये लिखा हुआ है नीचे, AB इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसे फिलहाल समझ लो। राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि आपके वायर में करंट जिस डायरेक्शन में जा रही है आप अपने राइट हैंड के थंब को उसकी तरफ रखो। याद रखिएगा, राइट हैंड यूज़ करना है। कोई बंदा लेफ्टी हो तो उसको लेफ्ट हैंड यूज़ करने की बहुत आदत होती है, तो लेफ्ट हैंड का यूज़ ना करें भी। राइट हैंड थंब रूल है तो स्पेसिफिकली राइट हैंड ही यूज़ करना है। तो राइट हैंड के थंब को आप
अपने वायर में जहाँ करंट जा रही है उसके अलॉन्ग रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, थंब को करंट के अलॉन्ग रख लिया और फिंगर्स को घुमाइए, जैसे एक पर्सन घुमा रहा है, अपने हाथों की फिंगर्स को घुमाइए तो तुम्हें ऐसा साफ साफ नजर आएगा कि फिंगर का जब कर्ल करोगे तो फिंगर्स कुछ इस तरह से घूमती हुई आएंगी, जैसे ये एरो नजर आ रहा है ना। घुमा के देखिएगा आराम से, इस तरह से करके थंब को ऊपर की तरफ रखना और फिंगर्स को घुमाना, फिंगर्स इस तरह से नजर आएंगी। यानी यहाँ से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलते हुए आ रही हैं आउट, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाके इसमें अंदर एंटर कर रही हैं, तो यहाँ पे एंट्री हो रही है। देख लेना आपकी जो उंगलियां हैं यहाँ से बाहर निकल के ऐसे घूम के यूं घूम के जा रही होंगी, मैं बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस तरह से घूम के जा रही होंगी। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आ रही है और यहाँ से अंदर एंटर कर रही हैं। बिल्कुल यही फॉर्मेट मैंने यहाँ बनाया हुआ है, जो ये बना हुआ है ना, यही यहाँ पे बना हुआ है। आप थंब को इसके अलॉन्ग रख के देखिए और अपने हाथों की उंगलियों को घुमाइए। आपके हाथों की उंगलियां इस साइड से वायर के लेफ्ट साइड से तो बाहर की तरफ निकल के आ रही होंगी और यहाँ से घूम के ऐसे अंदर जा रही होंगी। ओरिएंटेशन देखना, करने की कोशिश करना, बड़े आराम से समझ में आएगी बात। ठीक है, अभी इस डायरेक्शन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, इस रूल को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। डायग्राम आप लोगों ने बना लिया, करंट का डायग्राम ध्यान से देखना। बैटरी का माइनस प्लस कैसे लगाया हुआ है, रियोस्टेट लगाया हुआ है, स्विच ऑन किया हुआ है। करंट पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, ऐसे चलेगी नेगेटिव की तरफ। ठीक है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मैंने कंसंट्रिक फॉर्मेट में सर्कल बनाए हैं। कंसंट्रिक मतलब क्या होता है? ऐसे सर्कल जिनका सबका सेंटर एक ही होता है, उन्हें कंसंट्रिक बोलते हैं मैथमेटिक्स में। तो ऐसे मैंने बनाए हुए हैं और ये क्यों आए हैं आपको क्लियर समझ में आ गया कि आप थंब कैसे रखोगे और अपने हाथों की फिंगर्स को घुमाइए। आपके हाथों की फिंगर्स जिस डायरेक्शन में रोटेट होंगी, यहाँ वाले हिस्से से हाथों की फिंगर्स बाहर की तरफ आ रही होंगी पेपर पे और यहाँ पे अंदर एंटर कर रही होंगी, तो ऐसे लूप बनेगा। ठीक है, अभी आगे और समझते हैं, अभी टेंशन ना लो। तो फाइनली हेडिंग ऐसे डाली जाएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वही थंब को करंट के डायरेक्शन में रखिए। देखो उंगलियों का ओरिएंटेशन कितना अच्छे से आ रहा होगा, बिल्कुल क्लियर। ऐसे मैं बार बार कर्सर को घुमा रहा हूँ, ऐसे इस तरह से आ रहा होगा। यानी यहाँ से तो आउटवर्ड निकल के आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन पेपर से और यहाँ पे एंटर कर रही हैं। ठीक है, जहाँ से आउटवर्ड निकल के आएंगी वहाँ पे मैं डॉट रिप्रेजेंट किया करूँगा, एक सिंबल बना लूँगा, और जहाँ पे एंटर करेंगी वहाँ पे मैं क्रॉस रिप्रेजेंट किया करूँगा। ये सिंबल है। डॉट मतलब मेरी उंगलियां बाहर की तरफ निकल के आ रही हैं, क्रॉस मतलब मेरी उंगलियां अंदर एंटर कर रही हैं इस डायरेक्शन में। हाथ को घुमा के देखो, यहाँ से बाहर निकलते हुए उंगलियां अंदर एंटर कर रही होंगी, ऐसे बाहर आ रही होंगी आपकी तरफ। और जब घुमाओगे थोड़ा सा हाथ को थोड़ा ठीक से घुमाने की कोशिश करना, घूमेगा हाथ। ठीक है, तो इस रूल को क्या बोलते हैं? इस रूल का नाम कई सारे हैं। इसको मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं, इसको कॉर्क रूल भी बोलते हैं, या इसको सिर्फ राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं। ये तीनों एक ही नाम है, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किस पर्पज़ से ये रूल यूज़ किया जाता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे और भी रूल्स आएंगे, बच्चे सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं। उनसे पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एक वायर में करंट फ्लो हो रही है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, कौन सा रूल यूज़ करें? वो बताते हैं फ्लेमिंग का रूल यूज़ करो। भैया फ्लेमिंग के रूल यूज़ नहीं होंगे इस पर्पज़ के लिए। आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो आपका ये मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल ही तो यूज़ होगा। आप अपनी फिंगर्स को घुमाओगे, फिंगर्स की जो कर्ल आएगा वही तो आपको मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। ठीक है, रूल का स्टेटमेंट ये रहा। इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड। ऐसे इमेजिन कर लो कि करंट कैरिंग कंडक्टर को तुमने अपने सीधे हाथ में पकड़ा हुआ है, इस तरह से, सच दैट द थंब पॉइंट्स टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब किसकी तरफ आ रहा है? करंट की डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है। देन द मोशन ऑफ योर फिंगर्स विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस डायरेक्शन में तुम्हारी हाथ की उंगलियां घूमेंगी, हाथ की उंगलियों को कर्ल करके, थंब को ऊपर रखो और हाथ की उंगलियों को कर्ल करके देखो। पेंसिल को हाथ में पकड़ लेना है ना, और थंब को इस डायरेक्शन में बिल्कुल ऐसे जैसे इन्होंने रखा हुआ ऐसे रखना। अपनी हाथ की उंगलियों को घुमा के देखना आपकी हाथ की उंगलियां कैसे घूमेगी, पूरा घुमाना जितना रोटेशन हो सकता है। तो यहाँ से नजर आएगा कि बिल्कुल ऐसे जैसे रेड कलर की लाइन कर्ल होते हुए आ रही है, बिल्कुल ऐसे आ रही होंगी। तो यहाँ से बाहर की तरफ आउटवर्ड निकल के आ रही है हाथों की उंगलियाँ, यहाँ पे एंटर कर रही हैं। आउटवर्ड के लिए मैं डॉट यूज़ करूँगा, एंटर करने के लिए मैं क्रॉस यूज़ करूँगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो ये आपने अभी अभी किया होगा, इस तरह सबके कर्ल बिल्कुल ऐसे ही आ रहा होगा, फिंगर्स ऐसे घूमते हुए। तो यहाँ पे तो मैं डॉट यूज़ करूँगा, बाहर निकल के आ रही है, और यहाँ पे क्रॉस यूज़ करूँगा। हाथ को उल्टा करके नीचे की तरफ थंब रखोगे, अब घुमाओ, अब की बार उल्टा होगा। उल्टा कैसे होगा? यहाँ से फिंगर्स बाहर निकलती हुई नजर आ रही होंगी और यहाँ से एंटर करती हुई नजर आ रही होंगी। जैसे यहाँ पे बाहर निकलती हुई आई थी, यहाँ पे एंटर कर रही थी। यहाँ उल्टा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ से आउटवर्ड निकल के आ रही है, देखो एरो कैसे आ रहा है, ऐसे घूम के ये यूँ आएगा, ऐसे चल रही होगी चक्की बिल्कुल, है ना। तो क्लॉकवाइज साइकिल चल रही है, तो इस तरह से आ रहा होगा। तो ये आउटवर्ड और ये इनवर्ड्स। तो यहाँ डॉट आएगा और यहाँ पे क्रॉस आएगा। देखो डॉट मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ रही है, पूरा लिखना पड़ता है। क्रॉस मतलब
इनवर्ड जा रहे हो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इनवर्ड क्रॉस। घुमा के देखो, हाथों को थोड़ा सा रोटेट करोगे ना, साफ साफ समझ में आएगा कि हाँ कैसे हाथों की उंगलियां घूम रही हैं। स्टिल किसी को अभी भी इसमें डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं थोड़ा और ट्राई करूँगा उसको क्लैरिटी से बताने की। फिर भी कोशिश कीजिएगा, ये चीज़ें बहुत आसान हैं और इस रूल के बिना काम नहीं चलेगा। जिन बच्चों को 11th या 12th में साइंस पढ़नी है उनको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए कि 12th क्लास में जब मैग्नेटिज्म आता है तो बहुत सारे क्वेश्चन इसी रूल के ऊपर बेस्ड हैं। जिनको ये रूल नहीं आता उनके वो क्वेश्चन वहीं स्टार्टिंग में रुक जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात आती है फॉर्मूले पे। अब ये फॉर्मूले में समस्या ये है कि अगर आप बुक्स खोल के देखोगे एस चांद वगैरह तो आई थिंक इसमें ये फॉर्मूला दे नहीं रखा। आपके एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, तो फिर क्यों पढ़ा रहे हो भाई? सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, फॉर्मूला नहीं पूछा हुआ है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और वो क्वेश्चन तब क्लियर कर पाओगे या उन क्वेश्चन के आंसर्स तब कर पाओगे जब आपको ये कॉन्सेप्ट आता होगा। दिस इज द ईजिएस्ट वे। आपको मैं ये तो नहीं कह रहा कि भाई इस फॉर्मूले का प्रूफ करना है ना, प्रूफ आपके सिलेबस में है ही नहीं। इस फॉर्मूले का प्रूफ आपका, ये जितने भी फॉर्मूले दिखाऊंगा सबके प्रूफ 12th क्लास की आपकी फिजिक्स के अंदर आते हैं। ये सब 12th में प्रूफ हैं, हमें सिर्फ शक्ल देखनी है इनकी। ठीक है, शक्ल देख के थोड़ा सा याद रखना है कि अगर एक वायर है, वायर में करंट फ्लो हो रही है, उससे कुछ डिस्टेंस आर पे एक पॉइंट है पी, मुझे उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। भाई रिंग तो आपको समझ में आ रही है ना, ऐसे ऐसे रिंग आएंगे, थंब को रखोगे अब तो निकाल लोगे ना। यहाँ पे डॉट आएगा, यहाँ पे क्रॉस आएगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड वाली रिंग ऐसे आपकी आएंगी एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ ना कुछ, उसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला बस याद रख लेना हल्का सा, म्यू। ये क्या है? म्यू। ये यू नहीं है, म्यू। क्या पढ़ते हैं? म्यू, ऐसा म्यू। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर, ये है। 2 से ये कट मत करना क्योंकि ये जो आपका है ना पूरा एक कांस्टेंट है, इसकी एक सिंगल वैल्यू होती है। तो डू नॉट कट की सर 2 से 2 कट कर दो, आसान आसान चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, तो इसलिए आप इसी को याद रखिएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर। इससे क्या समझ में आया? ये कांस्टेंट तो आप याद रख लेना, 10⁻⁻7 वैल्यू होती है, कांस्टेंट है। अभी आपके लिए इतना ही बहुत है इसमें। अच्छा, अब बात ये आ रही है बी में, इस फॉर्मूले में मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। आई भी आ रहा है, आर भी आ रहा है। अच्छा, बी का आई से डायरेक्ट रिलेशन है और बी का आर से इनडायरेक्ट रिलेशन है, यानी ये आई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आर से इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस बात से क्या समझ में आएगी बात? देखते हैं। बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सर जैसे जैसे करंट का अमाउंट बढ़ाया जाएगा वायर में, वो वायर उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अपने चारों तरफ। ये तो होगा, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे। 2 वायर हैं, एक में 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और एक में 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। किस में स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? 5 एम्पियर वाले में, कॉमन सी बात है। तो ये चीज़, इस चीज़ का एप्लीकेशन ये पूछा जाएगा कि करंट गियरिंग वायर था, इस तरह से उसमें करंट फ्लो हो रही थी, व्हाट विल हैपन टू द डिफ्लेक्शन ऑफ निडल इफ़ वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट। वो पूछेंगे वायर में करंट का अमाउंट बढ़ा दूं तो उसके पास में अगर मैग्नेटिक निडल रखूंगा तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो अगर आपने करंट का अमाउंट बढ़ा दिया तो आपका वायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उसकी वजह से निडल में डिफ्लेक्शन ज़्यादा आएगा। ऐसे आंसर किए जाएंगे क्वेश्चंस के। ठीक है, अब ये कराऊंगा क्वेश्चंस भी, टेंशन मत लो, कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। डिस्टेंस से उल्टा रिलेशन हो गया, यानी सर वायर से अगर दूर भागोगे ना, डिस्टेंस बढ़ेगी अगर आपकी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? घटेगा। मतलब ये मेरा वायर है, करंट कैरिंग वायर, और 2 पॉइंट ले रहा हूँ। एक पॉइंट तो यहाँ से इस जगह पे ले लिया है ना, ये तो इतनी पास में है पॉइंट, ये रहा मेरा एक पॉइंट पी। एक पॉइंट मैंने थोड़ा दूर ले लिया, ये रहा मेरा पॉइंट क्यू। तो मुझे बताओ कौन से पॉइंट पे स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा? जो पास में होगा, पी वाले पॉइंट पे, क्योंकि डिस्टेंस अगर कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। आप वायर से जितना दूर जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्यू वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा और पी वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। तो ये एप्लीकेशन है, ये काम की बात है। फॉर्मूला कहीं लगाने को नहीं आएगा, कुछ यूज़ नहीं आएगा, सिर्फ इस फॉर्मूले के बिहाफ पे ये चीज़ कैसे आई इसके ऊपर बेस्ड काम आएगा, इसलिए फॉर्मूला पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो इट्स बेटर कि फॉर्मूला ध्यान रख लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट लिखता तो आप पूछते कहाँ से आ गए। तो ये भैया यहाँ से आए हैं, रियलिटी में एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है जिसका डेरिवेशन 12th क्लास में है। ठीक, चलिए थोड़ा सा इसको पूरा कर लिया। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस की अगर बात करें हम लोग, एमसीक्यू थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो एमसीक्यू में हमारा एमसीक्यू क्या है? विच, एनसीईआरटी का ये, तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। वर्ड्स इसके बहुत अच्छे से पढ़ लेना। स्ट्रेट वायर है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसके आसपास का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है भाई साहब? इस तरह के कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, नहीं होते हैं? अगर ऊपर की तरफ करंट जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आएगा, है ना, इस तरह से आएगा। देखो बना देता हूँ और उसको और अच्छे से बना देता हूँ। ये मेरे पास करंट कैरिंग वायर है, ऊपर की तरफ करंट जा रही है,
तो इस तरह से किसी भी जगह पे आप दिखाओगे ऐसे कंसेंट्रिक लूप, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। और कैसे एरो होंगे, यहाँ पे डॉट आएगा, अपने हाथ को रख के फिंगर्स को घुमाओगे तो यानी ऐसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आएंगी, समझ पा रहे हो ना, इस तरह से आएंगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया। तो कैसे आ रहे, फोर्थ वाला ऑप्शन आ रहा है, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर, है ना। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्मेट में होगा, जिनका सेंटर कहाँ पे होगा, जिनका सेंटर सबका वायर पे ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। चलिए बहुत ईजी सा था, डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल। ये भी एनसीईआरटी से है। एक करंट थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। एक पावर लाइन है, उसमें करंट ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो होती है। मान लो ये मेरा ईस्ट है, ये मेरा वेस्ट है, ऐसे उसमें करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब ये तो है ऐसे ही करंट फ्लो हो रही है। वट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट। एक वायर में करंट फ्लो हो रही है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अभी तो पढ़ा है आपको, कहाँ वाले पॉइंट पे पूछा है उसने, आपसे पूछा है डायरेक्टली बिलो इट। हो सकता है अबव पूछ लेता, अगर बिलो वाले का आंसर पता लग गया तो उसका उल्टा अबव वाले का हो जाएगा। यानी इस तार के नीचे एक पॉइंट है ना, इस वायर के नीचे यहाँ पे एक पॉइंट है, सपोज पॉइंट पी, हमें बताना है इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड किसकी तरफ होगा, है ना, डायरेक्शन उसकी कैसे होगी। तो इस चीज़ को कैसे समझेंगे, देखो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, हमारे पास ये वायर है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। ऊपर की साइड पे क्या होता है सर, ऊपर की साइड पे हमारे पास नॉर्थ होता है ना, यहाँ पे मतलब इस साइड पे आप बात करें तो यहाँ नॉर्थ होता है, और यहाँ पे क्या होता है, इस साइड पे साउथ होता है। ये बात तो मानते हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबको आता है, यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ, ठीक है। करंट ऐसे फ्लो हो रही है, अपने हाथ के थंब को, राइट हैंड के थंब को इस डायरेक्शन में रख के, है ना, पेंसिल को पकड़ लेना, जैसे वायर है ना ऐसे पेंसिल को पकड़ लेना, है ना, और थंब को इसके लॉन्ग रखना, और उसके अकॉर्डिंग हाथों को घुमाने की कोशिश करना। आप फिंगर्स को घुमाओगे, तुम्हारी फिंगर्स इस डायरेक्शन में आएंगी, जैसे ये लूप आ रहा है, देखना ध्यान से, इस तरह से पेपर पे अंदर की तरफ जाएंगी और नीचे घूम के वापस आएंगी। तो हाथ थंब को इस डायरेक्शन में रख लेना, थंब को इस डायरेक्शन में रखना, अपने राइट हैंड के थंब को, और बस खाली हाथ को घुमा लेना, चाहे खाली हाथ की फिंगर्स को घुमा के देखना, फिंगर्स अंदर की तरफ जा रही होंगी, फिर घूम के नीचे से बाहर की तरफ निकल के आ रही होंगी, बिल्कुल सेम टू सेम इस पैटर्न में, ठीक है। अच्छा, तो यानी अगर मुझसे पूछा गया कि नीचे एक पॉइंट प्रेजेंट था, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ की तरफ है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ है ना, बाहर की तरफ आ रहे हो भाई साहब निकल के पॉइंट पी डैश पे, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। अगर ऊपर वाले पॉइंट पे पूछता मैग्नेटिक फील्ड, तो कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहे हो, हम पेपर पे अंदर जा रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं, यानी नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। किसकी साइड से जा रहे होंगे, साउथ से जा रहे होंगे, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो अगर पॉइंट पी पे पूछता ऊपर वाले पॉइंट पे, तो आपकी हाथों की उंगलियां थंब को रख के देखना अंदर जा रही होंगी, अंदर ऐसे एंटर मार रही होंगी आपकी उंगलियां। तो अगर अंदर एंट्री कर रही होंगी तो आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, तो साउथ से तो गए होंगे नॉर्थ की तरफ, तो ये वाला ऑप्शन आता। तो रटना मत, समझ लेना, ये बहुत आसान तरीका है अंडरस्टैंड करने का। एक एक क्वेश्चन को डायरेक्शंस अपने हाथ को घुमा के तब देखना, और मेक श्योर राइट हैंड यूज़ कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा हाथों को तकलीफ दो, थोड़ा मेहनत करो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार करने की कोशिश करोगे, क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व होंगे। बस अंदर से डिटर्मिनेशन होना चाहिए, हाँ क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसा नहीं एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, आपने बंद करके रख के बैठ गए कि ये तो हमसे नहीं होगा। जिस तरह की मेंटालिटी होगी, जिस तरह से सोचोगे, माइंड उसी तरह से काम करेगा, ठीक। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ए बी इज़ अ करंट कैरिंग वायर इन द प्लेन ऑफ ए पेपर, ठीक है। हमारे पास ये एक वायर है, इसका नाम लिख देता हूँ मैं, इन्होंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ। ए बी एक करंट कैरिंग वायर है। व्हाट आर द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट एट अ पॉइंट्स पी एंड क्यू। पी और क्यू पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी है। अब थंब को उस डायरेक्शन में रखोगे, हाथों की फिंगर्स को घुमाओगे, तो हाथों की फिंगर्स ध्यान से देखोगे तो राइट, इधर लेफ्ट वाले हिस्से से बाहर की तरफ निकलते हुए आ रही होंगी, और यहाँ पे एंटर करती हुई नजर आ रही होंगी तुम्हें अपने हाथों की फिंगर्स। ऐसे करोगे तो पूरा हाथों को घुमाओ, सीधा रख के अपनी तरफ, बिल्कुल आपकी हाथों की फिंगर्स जो है वायर के लेफ्ट साइड से बाहर की तरफ आ रही होंगी और यहाँ पे एंटर कर रही होंगी। तो सर यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट में होगा, और यहाँ पे कैसा होगा, क्रॉस में होगा। बस अब आंसर लिख दो। आंसर कैसा आएगा, एट पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ रहा है सर, पॉइंट क्यू वाले हिस्से में डॉट में आ रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड would be perpendicular to plane of paper and outward, है ना, बाहर की तरफ आ रहा है, एंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ। और जब Q की बात करें, Q की जगह फिर P की बात करेंगे तो P पे क्या आएगा, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, यहाँ पे क्रॉस से आ रहा है ना, तो इतना तो ऐसी कैसी आएगा, एंड
इनवर्ड्स, है ना, हाथों की उंगलियां पॉइंट पी वाले हिस्से में अंदर की तरफ जा रही हैं। तो यहाँ से अगर आप हाथ को रख के थंब को ऊपर रख के घुमाओगे तो क्यू से उंगलियां बाहर निकलती हुई नजर आएंगी और पी पे उंगलियां अंदर एंटर करती हुई नजर आएंगी। कोशिश करके देखिएगा, होगा सॉल्व। इतना समझ में आया। अब डिस्टेंस उसने बोला है R1 R2 से ज़्यादा है, यानी पॉइंट पी दूर है इस वायर से, पॉइंट क्यू पास में है। तो वेयर विल द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी लार्जर। तो उसका आंसर कैसे करोगे? इसके आंसर में आपको सिंस अच्छे से पता है, सिंस B इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, वायर के लिए ये फॉर्मूले में आता है। तो अगर R ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, है ना। तो क्या लिखोगे? सिंस R1 इज ग्रेटर देन R2, ये गिवन किया हुआ है, यानी पॉइंट P वाले की डिस्टेंस ज़्यादा है Q वाले से, तो पॉइंट P पर कम मैग्नेटिक फील्ड होगा, पॉइंट Q पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q वुड बी ग्रेटर, है ना, वुड बी ग्रेटर देन पॉइंट P, ग्रेटर देन P। तो P वाले पॉइंट के कंपैरिजन में Q वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, क्योंकि Q वाला पॉइंट पास में है। सिंपल है। तो ये इस फॉर्मूले के बेस पर ही आप इस चीज़ को हैंडल कर पाए हो। जितना वायर से दूर जाओगे उतना वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना वायर के पास होंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बढ़िया वाले क्वेश्चंस। चलिए और देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी शायद से 2018 में आया हुआ है, नहीं तो 19 में, मतलब लास्ट ईयर में ये पूछा गया था, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट एज इट इज आया था। एक कंपस निडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है हमारे पास, ऐसे है ना, ऐसे करंट फ्लो हो रही होगी, उसके आसपास हम लोगों ने एक मैग्नेटिक निडल रखी हुई है इस तरह से, है ना, कंपस रख लिया पूरा का पूरा, इसमें ऐसे एरो है, ये रखी हुई है, ठीक है भाई। स्टेट योर ऑब्जर्वेशंस फॉर द फॉलोइंग केसेस एंड गिव रीजंस फॉर द सेम। आपको इनके रीजन बताने हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इंक्रीज्ड। अगर करंट का अमाउंट बढ़ा दूं तो क्या आपको देखने को मिलेगा? अब सोचिए ज़रा फर्स्ट में, सिंस B इज प्रोपोर्शनल टू I, तो अगर आप करंट की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो आपके B की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या लिखोगे? ऑन इंक्रीजिंग करंट, है ना, ऑन इंक्रीजिंग करंट मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीजेस। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वायर, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा? जो वायर ने बनाया है, प्रोड्यूस्ड बाय वायर ऑल्सो इंक्रीजेस, है ना। ड्यू टू विच, अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनाएगा, पावरफुल बनाएगा, तो इसका मतलब निडल में ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ड्यू टू विच मोर डिफ्लेक्शन, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर सुनने पे ध्यान देना, ठीक है। राइटिंग इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि इस तरह से इतना क्लियर आपका लिखा नहीं जाता है जितना आप नॉर्मली लिख पाओगे। तो आप ध्यान से सुनिए कि किस तरह से चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय वायर ऑल्सो इंक्रीज। करंट बढ़ाई, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ गया, और अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा। तो ड्यू टू विच मोर डिफ्लेक्शन वुड बी देयर इन मैग्नेटिक निडल, ठीक है। चलो, दूसरी बात क्या है? द कंपस निडल इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द कंडक्टर। अब आप इस कंपस निडल को यहां से दूर ले गए, आप यहां ले गए, मान लो इस कंपस निडल को खिसका के आप दूर ले गए इस तरह से, है ना, तो ये दूर चली गई आपसे कंपस निडल। तो उस केस में क्या होगा भैया? जब डिस्टेंस पहले इतनी थी, अब डिस्टेंस तुमने बढ़ा दी, अब क्या लिखोगे? इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो सिर्फ सिंस B इज प्रोपोर्शनल टू 1/R, आपने डिस्टेंस कर दी है ज़्यादा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कम होगा। डिस्टेंस ज़्यादा कर दी है इसकी, तो इसके ऊपर इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड कम पड़ेगा ना, तो उस सिचुएशन में डिफ्लेक्शन थोड़ा सा घट जाएगा, क्योंकि आप मैग्नेटिक निडल दूर लेके जा चुके हो, तो अब ये वायर उतनी ताकत इस पर लगा नहीं पाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपका जो डिफ्लेक्शन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या करेंगे? ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम वायर, ठीक है, B डिक्रीजेस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज, पूरा लिख लेना, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस, ड्यू टू विच लेस डिफ्लेक्शन इज सीन इन द निडल, ठीक है, लेस ये स्मॉल डिफ्लेक्शन इज सीन इन द
निडल। तो आपकी मैग्नेटिक निडल में जो डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा वो कम मिलेगा। बहुत सिंपल सी बात है ना, वायर से आप दूर चले गए तो इसका मतलब वायर की वजह से लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड अब कम हो गया डिस्टेंस बढ़ने के साथ। अगर मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया तो कम फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक निडल कम डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो इस तरह से देख लो फॉर्मूला पढ़ाने का कितना फायदा होता है, उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। और ऐसा ही एक क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी दिया हुआ है, आप होमवर्क से आपको दूंगा करने के लिए। तो चीज़ों को बहुत ध्यान से समझ के सारा खेल जो आपको आज पढ़ाया है वो या तो उस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, या फिर वो सारा का सारा खेल आपके फ्लेमिंग के राइट हैंड थंब रूल पे बेस्ड है। जिसको राइट हैंड थंब रूल अच्छे से आता है वो बहुत कुछ क्रैक कर पाएगा। ये राइट हैंड थंब रूल अभी आगे भी काम आएगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तो राइट हैंड थंब रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से हाथों को घुमा के प्रैक्टिस कर लेना। वायर को आप वर्टिकल रख के देखना, ऐसे वायर को रख के देखना, और तब देखना कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा आता है, यहाँ पे कैसा आता है। वायर को ऐसे रख के देखना, करंट यूँ फ्लो करा के देखना, इसके ऊपर वाली साइड पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, ऐसे कैसे आएगा। वायर में करंट के डायरेक्शन को चेंज करना, फिर चेक करना, है ना। आपको सारे मैग्नेटिक फील्ड की ओरिएंटेशन पता होनी चाहिए कि वायर में करंट अगर ऐसे है तो थंब को अगर ऐसे रखूंगा तो उंगलियां कहाँ से कैसे आएंगी। जहाँ से उंगलियां आउट आ रही हैं वहाँ पे डॉट आ जाएगा, जहाँ पे उंगलियां अंदर एंटर कर रही हैं वहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। तो उससे पता लग जाएगा ना, क्रॉस मतलब इनवर्ड जा रहे हो पेपर में, डॉट मतलब पेपर से बाहर की तरफ आ रहे हो। तो इसलिए डॉट क्रॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो फाइनली ये क्वेश्चन जो अभी कराया उसी फॉर्मेट का है, इसको पढ़ के अपने आप से करोगे, बहुत ईजी सा है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली प्रॉब्लम है ये आपकी। तो जितना अभी आपको पढ़ाया है उसके ऊपर बेस्ड कंटेंट आपको बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए। अब कहीं पे डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो अब हम लोगों ने जो लास्ट क्लास पढ़ी थी उससे थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कॉन्सेप्ट पढ़ लिया पूरा का पूरा। इसके अलावा बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ की जाती हैं वो आपको सिखा दिया। और लास्ट चीज़ जो पढ़ी हम लोगों ने कि अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्मेट में होती हैं, जिनकी डायरेक्शंस को हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। और फॉर्मूला भी देखा था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R, जहाँ पे करंट से डायरेक्ट रिलेशन था। जितनी ज़्यादा करंट फ्लो कराओगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उस वायर के चारों तरफ, जितना दूर वायर से जाओगे उतना वीक मैग्नेटिक फील्ड होता जाएगा, ठीक है। तो उसी के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस कराए गए थे। बाकी की जो स्टोरी है आगे प्रोसीड करेंगे लेक्चर नंबर 3 के अंदर, ठीक है ना। थैंक यू।